नमस्कार। इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री अन्नपूर्णा देवी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में अन्नपूर्णा देवी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए उनके कार्य की सराहना की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। अन्नपूर्णा देवी केंद्र सरकार में महिला और बाल विकास से जुड़े दायित्वों को संभाल रही हैं और इस क्षेत्र में कई बड़ी योजनाओं और पहलों से जुड़ी रही हैं। प्रधानमंत्री का यह संदेश न केवल उनके योगदान को सम्मान देने वाला माना जा रहा है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं में महिला और बाल कल्याण के महत्व को भी दर्शाता है। जन्मदिन के मौके पर पार्टी नेताओं और समर्थकों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। तो केंद्रीय बजट 2026 को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट में हरियाणा को इतना कुछ दिया है जिसकी कांग्रेस कल्पना भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हरियाणा की जनता से प्रेम करते हैं और इसी वजह से राज्य को विशेष लाभ मिला है। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेताओं पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, एक बार सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जो हरियाणा को दिया है, कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करे किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। राखी गढ़ी को लेकर जिक्र हुआ। राखी गढ़ी से भी अलग मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक हरियाणा को इतना दे दिया है इस बजट के अंदर कि कांग्रेस के सपने से भी बाहर है। क्योंकि वो सत्ता में रहे, मैं इसलिए सपने से कह रहा हूं, वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और उसका कारण है जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। आज हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर दिया है, नंबर 1 के ऊपर। उसको आंकड़े ध्यान करने चाहिए क्या दिया है, उसको पता नहीं, ऐसे गुमराह मत करना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो कुछ लाने में नाकामयाब रहे हैं, केंद्र से कुछ नहीं ला पाए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे कि मेरे हरियाणा की तस्वीर बदलेगी, मेरा हरियाणा विकसित हरियाणा होगा। क्योंकि मोदी जी बहुत स्नेह हरियाणा के लोगों से करते हैं। इतना जो हमारे किसान की जमीन सेम से ग्रसित है, उसके अंदर इस बजट के अंदर कहा गया है। इस बजट के अंदर इंडस्ट्री, एमएसएमई के बारे में कहा गया है और एआई के बारे में कहा गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो हरियाणा के ही युवाओं को मिलने वाला है, हरियाणा के लोगों को मिलने वाला है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की समझ में नहीं आया बजट सबसे बड़ी बात तो ये है, इनको समझना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं जरूर इसके ऊपर काउंसलिंग लें, ट्रेनिंग लें, ताकि वो समझे इस बजट को और समझ करके फिर प्रतिक्रिया दें। ऐसे मत दें प्रतिक्रिया। कौन सी वाली कांग्रेस सर? कई तरह की है ना, कोई भी कांग्रेस है, अलग अलग गुट्टों में बटी हुई है। कई लोग तो देर नहीं करते भी तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पूरा बजट भी नहीं पढ़ा तो एक ने ट्वीट कर दिया, भाई तक देख तो ले सारा का सारा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार इस बात को लेकर लगातार हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि क्या मिला, उसको लेकर मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। आप रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर की बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर का बजट सत्र
सत्र की शुरुआत से पहले जम्मू स्थित विधानमंडल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रवेश द्वारों पर सघन सुरक्षा जांच की जा रही है और पूरे परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू स्थित सिविल सचिवालय पहुंचे, जहां से वो बजट सत्र से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें बड़े मुद्दों पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार विकास, अर्थव्यवस्था और जन कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को सदन में रखेगी, जबकि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि बजट सत्र बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। तो केंद्रीय मंत्री और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को उनके जन्मदिवस पर देश भर में शुभकामनाएं मिल रही हैं देश भर से, और विभिन्न नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई देते हुए उनके दीर्घायु, स्वास्थ्य और यशस्वी जीवन की कामना की है। संदेशों में बाबा वैद्यनाथ और मां पूर्णागिरी से उनके उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की गई। नेताओं ने महिलाओं और बाल कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अन्नपूर्णा देवी के योगदान की सराहना की और यह कहा कि राष्ट्र सेवा के प्रति उनका समर्पण सभी के लिए प्रेरणादायी है। जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान एक बेहद ही भावुक और प्रेरक दृश्य देखने को मिला। दरअसल जनता दर्शन में अपनी फरियाद लेकर पहुंची एक छोटी बच्ची ने मुख्यमंत्री से स्कूल में दाखिला दिलाने की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सहजता और संवेदनशीलता के साथ बच्ची से बातचीत की और उसकी पूरी बात को बहुत ध्यान से सुना। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्ची का हौसला बढ़ाया और पढ़ाई के महत्व पर भी बात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्ची को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो और उसे जल्द से जल्द स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री का ये मानवीय रूप वहां मौजूद लोगों के लिए भी प्रेरणा बना। तो बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल विधानसभा के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि राज्य का आम बजट कल विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से तैयारी नजर आ रही है। सत्र के दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को सदन के पटल पर रखेगी। विपक्ष सरकार के विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रहा है। बजट सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है ताकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। माना जा रहा है कि इस बार का बजट विकास, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य की आर्थिक मजबूती पर केंद्रित होगा। वहीं लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी। यह चर्चा लगातार 3 दिन तक चलेगी, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात सदन के पटल पर रखेंगे। चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सरकार की नीतियों और घोषणाओं पर अपना पक्ष रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली यह चर्चा संसद के बजट सत्र का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें सरकार अपने एजेंडे और प्राथमिकताओं को बचाव करती हुई नजर आएगी। तो वहीं विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में आने वाले 3 दिन संसद में तीखी और बड़ी बहस के आसार की तरफ इशारा करती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज चुनाव आयोग पहुंचकर एसआईआर मुद्दे को लेकर बड़ी बैठक करेंगे और इस दौरान उनकी मुलाकात मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से की जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक में एसआईआर से जुड़े कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ममता बनर्जी बैठक के बाद मीडिया से बातचीत भी कर सकती हैं और अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखेंगी। जानकारी के मुताबिक अगर मुख्यमंत्री चुनाव आयोग की सफाई या फैसले से संतुष्ट नहीं होती तो फिर वो अगले कदम के तौर पर दिल्ली में अपने सभी सांसदों के साथ धरना प्रदर्शन कर सकती हैं। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस में भी रणनीति पर मंथन चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को काफी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे आने वाले समय में चुनावी माहौल और सियासी गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। चुनाव आयोग के रुख और ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर फिलहाल सभी की नजरें बनी हुई हैं।
तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने हिरासत में लिए गए 5 आरोपियों को क्रिमिनल कोर्ट में पेश किए गए आरोपियों की पहचान अमन आनंद, आदित्य ज्ञानेश्वर, सिद्धार्थ, दीपक, समर्थ और स्वप्निल के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के पीछे के मकसद जो है वो क्या था और इसमें कोई और व्यक्ति या गिरोह तो शामिल नहीं है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि फायरिंग की साजिश पहले से रची गई थी या फिर नहीं। मामले की जांच के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। सुरक्षा कारणों से रोहित शेट्टी के घर पर आसपास के इलाकों की भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही मामले से जुड़े जितने भी खुलासे हो सकते हैं वो सब बड़े खुलासे जल्द ही किए जाएंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र माफ करिएगा गजानन दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजानन जी, रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग का ये पूरा मामला था, इसमें आज कोर्ट में पेशी होगी। क्या कुछ ये पूरी खबर है और क्या कुछ अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने जा रही है? क्या खुलासे भी हो सकते हैं बड़े? क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल शिवम, जहाँ तक बात करें कुल 5 लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया है। 5 लोग डिटेन हुए हैं। अमन आनंद मारोते, आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी, सिद्धार्थ दीपक येनपुरे, समर्थ पोमाजी, स्वप्निल सकत, ऐसे करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ एडिशनल नाम भी हैं, कुछ और भी नाम भी हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो रहे हैं, बट उनका पुलिस कोई पुष्टि नहीं करती है। एक तो शुभम लोनार है जो इनडायरेक्टली लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं, फिर आरजू बिश्नोई है, उसके बाद हरी बॉक्सर और हरमन संधू, ऐसे कुछ नाम सामने आए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास की मदद से इन 5 को डिटेन किया है। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कई सारे केसेस भी लगाए जाएंगे, धाराएं लगाई जा रही हैं। अब जहां तक बात करें, मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी और फॉरेंसिक क्राइम ब्रांच तीनों ने सीसीटीवी फुटेज का एग्जामिनेशन किया, उसे सही तरीके से देखा और तब जाके ये लोग पकड़ में आए। गजानन जी, जिस तरीके से ये पूरी गोलीबारी हुई और जिसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, महाराष्ट्र एक ऐसा शहर है जहां बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर फिल्म निर्देशक, एक्टर, डायरेक्टर सब वहां पर रहते हैं और वहां पर इस तरीके से फायरिंग करना और आम लोगों में यह दहशत फैला देना कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी भी तरीके से किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल 5 की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन तमाम अटकलें भी लग रहा है कि और भी गिरफ्तारी की जा सकती है, खुलासे हो सकते हैं। ये पूरी घटना किस तरफ इशारा करती है? क्या ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर ये दिखा रहा है कि भाई अगर इस तरीके का चीज चल रहा है तो फिर इसको रोकने का या फिर शांत करने का एक ही उपाय है कि इन सबको जड़ से खत्म किया जाए? अभी देखिए, रोहित शेट्टी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो राकेश मारिया की बायोपिक है। राकेश मारिया एक वेटेरियन पुलिस ऑफिसर थे मुंबई में, 26/11 में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर कुछ सेक्शंस लगाई गई हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शंस हैं, आर्म्स एक्ट वायोलेशन है, ऐसे करके 2 मेजर सेक्शन एफआईआर में रजिस्टर हुई है। उसके बाद उन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुंबई ने एक दौर जो बॉलीवुड के अगेंस्ट में देखा था अंडरवर्ल्ड ग्रुप का, वो दौर मुझे कहीं ना कहीं वापस आता हुआ दिख रहा है। यानी आज से 1990s में जो दौर हम देखते रहे कि बॉलीवुड में और अंडरवर्ल्ड गैंग्स में, गैंग वॉर्स में बॉलीवुड का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता था, उनको बहुत ज्यादा धमकियां होती थी, एक्सटॉर्शन होते थे। रोहित शेट्टी के केस में तो एक्सटॉर्शन या पैसे की कोई बात अब तक खुल के सामने नहीं आई है। और गजानन जी, क्या यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है क्या कि रोहित शेट्टी ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ना उनका किसी विवादित चीजों में नाम है फिलहाल, फिर उन पर इस तरीके से गोलीबारी करना, क्या ये सिर्फ ये दिखाना है कि भाई कोई सेफ नहीं है, या फिर लोगों का जो माहौल है उसमें डर पैदा करना है, या फिर इसके पीछे कोई मंशा है? पुलिस इंट्रोगेशन के पहले और पुलिस की चार्जशीट के पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये हमला हुआ क्यों। या तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है तो वो दिखाना चाहते हैं कि मुंबई में अब भी हमारी पकड़ है, या तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमें कुछ पैसे चाहिए, या तो वो ये कोई ऐसी बात जरूर होगी जिसके वजह से ये फायरिंग हुई है। वरना मुंबई जैसे जिस इलाके में जुहू में रोहित शेट्टी का बंगला है, जो उनका घर है, उस इलाके जैसे पॉश इलाके में अगर फायरिंग होती है, वो भी इतने सारी सीसीटीवी कैमरास के बावजूद, तो वो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। अब पुलिस कोर्ट में क्या एविडेंसेस पेश करती है, क्या बयान देती है, जज और वकीलों के बीच में क्या बात होती है, ये अब आने वाले समय में पता चलेगा। तो क्या ये माना जाए कि जल्दी बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल।
ठीक है वेदांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुआ था उस मामले में 5 की गिरफ्तारी हुई थी, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, आगे बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल सबकी नजरें इस पूरे ये जो इंटरोगेशन है जो पुलिस कर रही है उस पर है कि क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं और क्या वजह रही होगी जिससे रोहित शेट्टी के घर पर इस तरीके की फायरिंग की गई और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी गंभीर धाराएं इस पर आरोपित की गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एक बार फिर घना कोहरा छा गया है। 2 दिन तक तेज धूप निकलने के बाद आज सुबह मौसम ने अचानक करवट बदल लिया। सुबह के समय दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में घनी धुंध देखने को मिली। इससे दृश्यता काफी कम हो गई, यानी विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। कोहरे की वजह से सड़कों पर चलने वाले वाहनों को खासा सतर्क रहना पड़ा। कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी सुबह और रात के समय हल्का सा मध्यम कोहरा बना रह सकता है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरा छटने की भी संभावना जताई जा रही है। बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से घने कोहरे का जो प्रकोप है वो देखने को मिला है और आपको बता दें कि इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का जो है वो घना कोहरा एक बार फिर से पड़ना शुरू हो गया है। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कितनी कम है विजिबिलिटी, यानी कि 50 मीटर का दायरा और इसके बाद शायद उसके आगे का आपको कुछ ना दिखे। कुछ इस तरह की तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आई हैं जहां पर इतना कोहरा पड़ रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कपिल ढाका हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। कपिल, अचानक जिस तरीके से अब कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ये दृश्य अपने आप में बताते हैं कि विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है। तो क्या ये माना जाए कि अब धीरे धीरे कोहरे का प्रकोप शुरू हो गया? धुंध तो पहले था ही था। जी शिवम, बिल्कुल मान लीजिए आज कोहरा इतना है कि कुछ भी नहीं देखा जाए, जिससे जीवन स्वस्थ चल रहा है। ऑफिस जाने वाले लोग की गाड़ियां हैं जो रैंक रैंक के चल रही है, जिससे काफी दूर तक लंबा लंबा जाम देखने को मिल रहा है। कपिल, चूंकि दिल्ली में आमतौर पर प्रदूषण, धुंध, इस तरह की चीजें समस्या का कारण बनी रहती हैं, लेकिन खास करके जब बसंत पंचमी और ये इस तरह के त्यौहार जब नजदीक आते हैं तो लोगों का ये मानना है कि भाई ठीक है अब तो ठंड जा ही रही है, अब धूप निकलेगा, मौसम साफ होगा, धीरे धीरे जो है चीजें वो स्पष्ट होंगी। लेकिन अचानक से ठंड का ये लौटना और मतलब इस तरीके से कोहरा पड़ना, तो ये दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए अच्छा संकेत है या फिर एक तरीके से कहें कि दिल्ली का ठंड का इस तरीके से वापस दिल्ली में लौटना वो ठीक नहीं है? देखिए शिवम, अगर ठंड की माना जाए तो उससे थोड़ा पोल्यूशन पर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जो दिल्ली की जनता है उससे त्रस्त है, क्योंकि ठंड की वजह से छोटे छोटे बच्चे जो है ठिठुर के स्कूल में जा रहे हैं। जो लोग अपना जीवन सही तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं, मान लीजिए जो डेली वेज वाले हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिर से घना कोहरा छाया हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 10 से 20 मीटर की दूरी पर जो कार आसपास खड़ी हैं वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देखकर समझ सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आज सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र हंजीवेरा से लगभग 5 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। सुबह सुबह आए झटकों के कारण कई इलाकों में लोग घरों के बाहर निकल गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तत्काल इसकी सूचना नहीं मिली और कोई सूचना नहीं मिली है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये मध्यम श्रेणी का भूकंप था, लेकिन इसकी वजह से लोगों को तेज कंपन महसूस हुआ। भूकंप संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की सलाह दी गई। प्रशासन ने कहा कि पूरी तरह स्थिति जो है नियंत्रण में है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीम तैयार है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आज 2 फरवरी 2026 को इंटरमीडिएट यानी 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई और इस साल परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पूरे राज्य में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में कुल 13,17,886 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें से 6,75,844 छात्राएं और 6,42,002
छात्र हैं। परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलेंगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जा रहा है। पहली पाली सुबह 9:30 से यानी 9:30 बजे से, और दूसरी जो है वो 12:45 से। और आपको बता दें कि 12:45 तक पहली और 2 बजे से फिर शाम 5 बजे तक, 5:15 बजे तक जो है वो दूसरी पाली में एग्जाम होगा। बोर्ड के नियमों के अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले 30 मिनट पहले केंद्र पर प्रवेश करना अनिवार्य है। और आपको बता दें कि नकल मुक्त परीक्षा के लिए हर केंद्र पर डबल स्क्रीनिंग की जाएगी, व्यवस्था की गई है, और 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी एक्टिव कर दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली और आसपास के इलाकों में 1 फरवरी की रात से एक बार फिर ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते सोमवार सुबह तक पूरा मनाली बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। बर्फबारी के बाद मनाली के मॉल रोड और आसपास के इलाकों में लाइव स्नोफॉल का नजारा देखने को मिला, और यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, जिससे होटल और पर्यटन कारोबार में रौनक नजर आई। भारी हिमपात के बावजूद दिल्ली से वोल्वो बसों का संचालन जारी है। और ऊपरी इलाकों की बात करें तो फिर रोहतांग पास और भरमौर में करीब 6 इंच ताजा बर्फ जो है दर्ज की गई। सोलंग वैली, अटल टनल और लाहौल घाटी में भी भारी बर्फबारी हुई। बर्फ गिरने से तापमान में तेज गिरावट आई और मनाली में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री से -9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। उधर शिमला रामपुर नेशनल हाईवे पर फिसलन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 3 फरवरी तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने ग्रैमी पुरस्कार जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ दलाई लामा पहली बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले कलाकारों की सूची में शामिल हो गए, और इस साल ग्रैमी अवार्ड्स में के पॉप कलाकारों और हॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे नाम भी पहली बार विजेताओं में शामिल रहे। दलाई लामा का यह सम्मान उनकी रिकॉर्डिंग के लिए दिया गया, जिसे दुनिया भर में काफ़ी सराहा गया। ग्रैमी पुरस्कार संगीत और ऑडियो प्रोजेक्ट के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान माना गया, और दलाई लामा की इस उपलब्धि को उनके अनुयायी और समर्थक एक खास सम्मान के रूप में देख रहे हैं। ये जीत न सिर्फ आध्यात्मिक संदेशों की वैश्विक पहुंच को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि शांति और करुणा का संदेश दुनिया के हर मंच पर स्वीकार किया जा रहा है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।